दो, फिर उसके ये लो, तो समय बचा। तो उलझन में ही सारा समय बीत जाता है। जितने भी लोग आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे और एक ये दिखाएंगे कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारे में बदलाव। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए? आत्म शांति तो हमारी शेरनेटी पीरियड हो गई, लेकिन एक सॉन्ग के रूप में कौन सी होनी चाहिए, ताकि हम एक एटमॉस्फेयर देखिए। हमारा मेरा घर मैं ही संवार, मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, मेरा कार्यक्रम मैं ही संवारूं। तो हमें आपस में मिलकर ही ये डिसीजन करने होते हैं। और मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं आप सबको शामिल करता हूं उसमें, कि सारे लोग शामिल हों जो भी हमारे फैसले होते हैं। तो कौन सी प्रार्थना हो? विवेक जी, कौन सी प्रार्थना गाएं? इतनी शक्ति है मालिक, बताएं। या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। तो बताओ क्या कहते हो? हाँ, हमारा प्रोग्राम भी ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप बोलता है वो भगवान बोलता है। तो जितने सारे लोग अगर ये बोल रहे हैं, कौन सी करे? हाँ, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास हमसे होना। तो दोस्तों, आज हम अपने परिवर्तन को बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं उन तक जो हमारे बीच में आ रहे हैं। ये सभी हमारे मेहमान हैं और ये सभी वो बच्चे हैं। ये भी दूसरों को जाके अवेयर करेंगे, दूसरों को जाके बताएंगे कि कैसे एक आदमी, इंसान नशे में फंसता है और कैसे निकलता है, कैसे निकला जा सकता है। दोस्तों, हमें ये तो सीखना ही होगा कि हमें निकलना है, हमें इस बीमारी से बाहर आना है। और हम बाहर आ सकते हैं। बताइए, हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं या नहीं? आवाज में जान नहीं लग रही तुम्हारी। वो एक मूवी देख रहा था मैं, जिसमें वो भारत ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर, हाउ द जोश। उनका जोश कैसा था? कैसा था? कुछ ऐसा सा पैदा करो अपने अंदर। रिकवरी, देखिए रिकवरी में आप आ गए, पता है आपको ये बात? स्टार्ट। हाँ, क्योंकि जब आपकी रिकवरी काउंट होगी, मेरी रिकवरी काउंट होती है, तो वो दिन भी काउंट होते हैं जब मैं 11 महीने 27 दिन कारपेट पे बैठा हूं। कितने दिन? तो ऐसा नहीं है कि वो दिन हटा दिए गए हैं। ये जो मेरे डेज, कौन बताएगा कितने डेज हो गए मुझे, कितने साल हो गए, बताइए। जोरदार तालियां। इसको याद है, पक्का याद है। 30 साल, 6 महीने और आज मुझे 18 दिन हो गए। मुझे प्राउड है इस बात पर कि मैंने ये डेज हासिल, मैंने एकदम हासिल नहीं किए, गिरा संभला, गिरा संभला, गिरा, और अंत में प्रोग्राम की जीत हो गई। सही में अब 18 अप्रैल 1995 से मैं की। तो ये जो डेज हैं आपके, ये वाले, देखिए कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सभी कुछ कहां पर बनता है? पहले पेट में ही बनता है, और एक टाइम पीरियड बाद वो दुनिया में आता है। अब दुनिया में वहां भी अपने तरह के चैलेंज है, और यहाँ पे अलग चैलेंज। फिर जब वो दुनिया में आता है तो कहते हैं पहले बच्चे को तो भाई साहब, फिर बड़ी सर्दी, गर्मी, बरसात और वायरल और इन्फेक्शन और बहुत सारी चीजों से बचाना होता है, बहुत चैलेंज हो जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर अपनी तरह के चैलेंज है, और जब हम बाहर जाएंगे तो फिर अपने तरह के। तो अगर सही में अगर बच्चा माँ के पेट में हष्ट-पुष्ट हुआ तो वो ज्यादा अच्छे चांस हैं दुनिया में आके फिर उसको। हाँ,
हाँ, अगर वो मजबूत आया और वो कमजोर आया तो जोरदार तालियां बजाएंगे और वेलकम करेंगे हम सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। और जोरदार तालियों से स्वागत करता है हमारा परिवर्तन फाउंडेशन। दोस्तों ये बलवीर जी, बलवीर जी वो बच्चे हैं जो आगे ये संदेश पहुंचाएंगे कि नशा एक बहुत ही भयंकर रोग है, एक खतरनाक रोग है। और आज ये हमारे परिवर्तन में है और इन सभी का वेलकम है, स्वागत है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग देखते हैं। आज मैं सभी को कहता हूं कि कोई ऐसा परिवार नहीं बसता जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। अगर नशे की प्रॉब्लम्स नहीं है तो फोन और दूसरी एडिक्शंस व्यक्तियों में हो सकती हैं। तो आज ये ग्रुप हमारे बीच में है और हमारा जो अगला 1 से 1.5 घंटा है वो हम बहुत सारे सवाल जवाब, हमारा परिवर्तन का इंटरेक्शन, इंट्रोडक्शन हमारे स्टाफ का और हमारे कार्यक्रम का कि यहाँ पर किस तरह का हम कार्यक्रम करते हैं। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो सकती है, जानने की चाहत हो सकती है। और जो ये आगे जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो इनका सामना बहुत सारे ऐसे लोगों से होने वाला है जो ड्रग एडिक्ट होंगे या नशा करते होंगे। तो इनको बहुत सहायता मिलेगी उसमें। और जितने भी लोग होते हैं जो मेडिकल से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं सोशल वर्कर भी होते हैं, अपनी लाइफ में उनको सोशल वर्क भी करना पड़ता है। और सबसे पहले हम अपनी आत्म शांति प्रार्थना से आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जितने भी लोग नशा करने वाले होते हैं आप 1 घंटा एकाग्रता के साथ यहाँ पर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही खास लोग हैं। हम जितना भी प्रोग्राम चलाते हैं ये बहुत ही खास प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारी एनजीओ काम करती हैं लेकिन जो नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं ये बहुत ही खास लोग होते हैं। क्योंकि एक जीते जागते इंसान की सोच को बदलना मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, उसकी सोच को बदल देना। और सोच बदलती है, ये साबित हो चुका है। जो हमारा ये कार्यक्रम है इसमें सोच बदलती है। मैं अपना परिचय भी आपको दूंगा कि मैं कैसे नशे की दुनिया में नशे में फंस गया और कैसे मैं वहां से बाहर निकला। मैं बाकी अपनी टीम का परिचय भी आपको दूंगा। सभी भाई आत्म शांति प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। मीठे और ऊंचे स्वर में एक साथ बोलेंगे हमारी आत्म शांति प्रार्थना हो। हे प्रभु, हमें आत्म उन जैनों जिन्हें हम हिम्मत और दोस्तों बहुत ही सुंदर लाइन है। जितने भी लोग नशा करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में ये अपने मम्मी पापा को, अपने पूरे परिवार को बड़ा तंग करते हैं, बड़ा परेशान, खुद भी तंग होते हैं और अपने परिवार को, अपने सभी को, जितने लोग इनके साथ होते हैं सभी को परेशान करते हैं। तो 2 लाइनें आप सारे लोग मेरे साथ कह दीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें दे
हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर दूर अंधेरे अपने आप को गलत दिशा में लेके जा रहा था। लेकिन जब से बलबीर जी, विक्की जी, अनुज जी लाइफ में आए, इनके आने के बाद जो चेंजेस आए मेरे अंदर, मेरी फैमिली ने देखा है, सर ने देखा है, फैमिली ने देखा है। आज मेरी फैमिली खुश है मेरे को देखकर। मैं यहाँ पे एक संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, स्टाफ के साथ एक पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को आगे। थैंक यू। और न छुपा के जिए और न सर गमों का दौर भी आए तो अगर इंसान को होना चाहते हैं ये नहीं जब हमारे यहाँ 15 अगस्त, हमारे यहाँ हर हर एक जो भी फेस्टिवल आते हैं सब हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामलीला और इनके, देखिए अगर आप ठीक होंगे तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार। सारे लोग बोल दीजिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला
सही था, सही में। और सही में तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरा दिल ये पुकारे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरा दिल ये। सब शर्मा, शर्माइए मत। देखिए, आप परिवर्तन में आए हैं तो एक अच्छा सा अनुभव लेके जाइए। माई दे दो मेरा। एल्कोहल, एल्कोहलिक एनोनिमस, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, देखिए मैं बता दूं कि दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं विश्व के अंदर और ये पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एल्कोहलिक एनोनिमस। 10 जून, सारे लोग नोट कर लीजिए, 10 जून 1935 को एल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत हुई। एक डॉक्टर बिल और बॉब थे, दो लोग थे, और उन्हें शराब की प्रॉब्लम थी और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग थे। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना मैं एक ऐसा आदमी अगर ढूंढ लूं, मैं जब भी छोड़ता हूँ दोबारा पी लेता हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ लूं जो मेरे जैसा हो, जिसको नशे पर जीत हासिल करनी है। तो वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमे और उन्होंने एक व्यक्ति, ये दो लोग हो गए, और दो लोग के बाद फिर इन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया, और वो अल्कोहलिक अनोनिमस आज तक। और धरती का एक कोना ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को, धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है, विवेक जी मैं सही कह रहा हूं, जहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई फीस नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता है, बस हमें नियमित मिलना होता है। जैसे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुनाई नहीं देता, या तो ऐसे गूंगे बहरों का जो ग्रुप होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं। ऐसे ही हमारा भी ग्रुप है, अगर हम इस ग्रुप में रहेंगे तो हमेशा नशे से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। सावधानी हटी, हलवा पूड़ी बटी। मतलब अगर हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हम रिलैक्स। तो हमारा इस ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है, इसी को हम अल्कोहलिक अनोनिमस कहते हैं। और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए अल्कोहलिक अनोनिमस होता है। और 1953 में, 1953 में नारकोटिक्स अनोनिमस के ग्रुप की भी शुरुआत हो गई। ऐसे लोग जो सिंथेटिक्स नशे करते हैं, जैसे स्मैक, अफीम, चरस, गांजा। और मेरी अगर बात करें तो मैंने लास्ट जो किया था वो सांप का डंक भी मैंने लगवाया था, और वो इसलिए लगवाया था कि मुझे जीना नहीं था, लेकिन मैं मरा नहीं। मतलब 3 दिन बाद फिर मैं, और फिर मुझे एक आदत ही हो गई कि मुझे सांप का डंक ही ठीक है। अब जीवन तो बचा ही नहीं था, जीना तो था ही नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, कोई बैठा के राजी भी नहीं था। बहनें भी ये कहती थी कि भाई तो हमसे पैसे ले लिया कल हमारे घर पे। तो वहां से जो वापसी कराई मुझे नारकोटिक्स अनोनिमस मीटिंग्स ने, और इस कार्यक्रम में ये जो बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, टीसी थेरापेटिक कम्युनिटी, सुबह से लेकर शाम तक का प्रोग्राम है। वहाँ 12 कदम लिखे हैं, फिलॉसफी लिखी है, सारी प्रार्थनाएं लिखी हैं। ये सारा हमारा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, एनकाउंटर लिखा है, दार्शनिकता लिखी है। तो ये सारा प्रोग्राम ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो बताया था ना उन्होंने कि सुबह से लेकर शाम तक, और इसकी वैल्यूज है। कोई सवाल आपका जो आप चाहते हैं कि और सवाल करें? मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, अपने टीबी हॉस्पिटल में जब मैं सिस्टर को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं भी वहां पे नशा नहीं करता तो आज मैं भी। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे मेल नर्स हैं, और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी मेल नर्स आते हैं। 3 3 मेल नर्स हैं यहाँ पर, जॉब करते हैं वो, सुबह शाम मेल नर्स आते हैं यहाँ पर। तो हाँ जी, हाँ जी, वाइंड अप करें? कोई सवाल आपका? हाँ जी। इनको माइक दे दो।
ये ये कह रहे हैं कि जैसे जब विड्रॉल्स होते हैं, आपको बेचैनी तकलीफ होती है, टूटन होती है, तो क्या आप एक दूसरे को नुकसान भी कर सकते हो? क्यों बताओ? सभी को बताना चाहेंगे कि पहले 10 दिन और 15 दिन डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं सब। जीएनएम होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। तो वो उन पर नजर रखते हैं, बातचीत करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो ये बहुत शांत हो जाते हैं। और हर व्यक्ति को रियलाइजेशन खुद भी होता है कि यार मुझे ठीक तो होना ही है, इसलिए। और फिर एक एटमॉस्फेयर बना होता है, माहौल बना होता है, इसके कारण वो अग्रेसिव या ज्यादा उत्तेजित नहीं होते। ये वजह। और फिर ये सारे लोग प्रोफेशनल हैं, जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, ये सारे ही लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं। और कोई सवाल आपका? आप भी कर लो सवाल कोई। अगर सवाल करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। जैसे उन्होंने सवाल किया तो ये आंसर आया कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, काउंसलर हैं, तो उसको हैंडल कर लेते हैं अच्छे से। फिर व्यक्ति बांटे ना, तुम्हारे पैदा होने पर मुझे सारे वापस चाहिए। मैंने कहा क्यों वापस क्यों चाहिए? कहने लगे मैंने तो बांटे थे इसलिए कि मेरी लाठी है, मेरी रोशनी है, मुझे क्या पता था मैंने आपस के लिए पैसे बांट दिए। तो मेरे पैसे मुझे वापस। क्योंकि उनका सपना तो ये था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। पूरी कर दो लाइन। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरी आंख का। सही है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि उनका बेटा, कैसा लगता हो? हाँ, इस भावना को समझिए आप। वो पता है क्या सोचते हैं? मेरे बाप इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा, तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा। सारे गा दो। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप, मेरा नाम। ये सच है कि एक माँ बाप की भावना ऐसी होती है, सही में ऐसी होती है। वो ये कहते थे, मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग में झूल रहा है मेरी खुशियों का खजाना,
मेरा नाम। ये ऐसी चीज है जो दिमाग से निकलेगी नहीं, अगर एक बार सेशन में हम सुनाते हैं इसको तो ये ऐसा है। और ये भावनाएं हैं, सच्ची भावनाएं हैं, सही में। और एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है इस गाने के अंदर, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं पूरा हो जाऊं, तेरे नहीं जाएगा मुझको जीवन दोबारा। जग में मेरा तुझे सूरज। और दोस्तों ये बात आप समझिए कि कितनी ठेस लगी होगी उनको। मेरे पापा कहते रहे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटे ने नशा नहीं छोड़ा, पापा ने। ये मलाला असर है, सही। मैं जिंदगी लाइव और सत्य में जैते में मेरा शो था, तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं अब बस पछताता हूँ कि मैं अपने पापा को नशा मुक्त होकर दिखा नहीं पाया। और दोस्तों सही में मैं ये मानता हूँ कि पापा हमेशा सबके सबके साथ हैं। या तो वो धरतीवासी होंगे और या तो वो, लेकिन हैं जरूर। वास चाहे यहाँ हो सकता है, चाहे स्वर्ग में हो सकता है, लेकिन वो आपको महसूस एहसास होना चाहिए कि वो आपके आसपास हैं। और दोस्तों बलवीर जी, आपका कोई सवाल है तो कुछ कर सकते हैं आप यकीन करें कि बहुत ब्रिलियंट हैं, बस एक ही कमी है कि एडिक्शन की प्रॉब्लम्स है। और वो एडिक्शन की प्रॉब्लम जैसे ही रिकवरी में आए तो इनको बीट करना किसी के लिए आसान। ये सब क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, कोई लंदन रह रहा था, कोई कनाडा रह रहा था, कोई, और बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से। ये ना समझे कि मतलब कोई क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेट नहीं है, या बहुत अच्छी समझ है इनकी। मैं तो इनसे इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है। बस एक ही प्रॉब्लम है इनके साथ कि नशा एक बीमारी है, इसको ये आज तक समझ नहीं पा रहे। आप भी सबको मैं बताना चाहूंगा कि नशा आदत नहीं है, नशा एक, नशा एक, किसने कहा ये, किसने कहा ये, किसने कहा ये, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बार लड़ाई होगी तो अमेरिका तो फिर अमेरिका ही है, चौधरी बनता है, तो कहने लगा जी नशा आदत है, नशा बीमारी है, आपको भी तो बताता रहता हूं मैं। तो जब WHO ने ये डिसाइड किया कि हम रिसर्च करेंगे और ये जानेंगे कि नशा बीमारी है और आदत है, तो WHO से पहले अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। और 1956 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नशा आदत नहीं, नशा एक। इनको ये करना था कि हम सबसे पहले करें, करते यही है कि जो भी कुछ हो तो सबसे पहले रिजल्ट हम दें। तो इन्होंने 1956 में ही कह दिया कि नशा, क्योंकि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे WHO है। तो फिर क्या हुआ कि WHO ने अपनी रिसर्च चलाई रखी थी। तो 1964 में, सारे लोग नंबर याद रखें, 1964 WHO ने भी नशे को एक बीमारी घोषित, और ये हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारे डॉक्टर्स को भी, टीचर्स को भी नहीं था। मैं DCPCR का काउंसलर भी। DCPCR पता है आपको? नहीं मालूम। दिल्ली चाइल्ड राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन,
ये वो संस्था है, सरकारी संस्था है, जो छोटे बच्चों के लिए बैड टच गुड टच तो देख पढ़ा होगा आपने। तो वही बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल में काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर भी हम जाकर ये सारी चीजें, हाँ, ये, और हमारे डॉक्टर्स को नहीं मालूम कि नशा आदत नहीं, नशा एक जो इंसान को कितने रूप से बीमार कर रही है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये बीमारी तीन तरीके से किसी भी व्यक्ति को बीमार करती है। शारीरिक, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब बहुत सारे लोग ये कहते, पता नहीं कुछ अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। हमारा कार्यक्रम ये कहता है, हम लोग ये कहते हैं कि हम अपने से दूर हो जाते हैं, हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, हम अपने समाज से दूर हो जाते हैं, हम अपने, मैं सभी अक्सर आपको कहता हूं ना कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो कर दो, बंद कर दो पूजा पाठ, मम्मी पापा के पैर दबा दो, मम्मी पापा के। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, मैं ठीक हो गया, मेरी तरक्की इतनी कैसे होगी, मतलब मैं तो इस काबिल। तो मैं सोचता हूँ यार, मैं कभी कभी अपनी मम्मी के पैर दबाता था, या रोज पैर दबा के ही सोता था। मतलब ये मेरे, हाँ, मतलब मेरी मम्मी जब सो, वो तो जल्दी लेट जाती थी, तो पता नहीं मुझे, मैं पैर इसलिए दबाता था कि मुझे पैसे चाहिए थे, या इसलिए दबाता था कि मुझे, क्योंकि वो जॉब करती थी, थक कर आती थी। मतलब मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं किस लिए दबा रहा था, लेकिन दबा रहा था एक्शन में मेरे पैर दबाना। तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो, बाकी तो मैंने कुछ ऐसा कोई बांटा नहीं, ऐसा कोई पुण्य। मुझे एक ही चीज ये नजर आती है कि मैं अपने मम्मी पापा की बड़ी, देखिए आज मैं जहां पर हूं ना, तो यहां से मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये मेरे साथ चमत्कार क्यों किया। तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि शायद मैंने अपनी मम्मी, इवन मेरी शादी भी हो गई थी तब भी मेरी मम्मी मुझे मारती थी, तो मैं कभी उनके सामने, हाँ, रो के बाहर चला, क्योंकि वहां से, जहां से मैं आ रहा हूं, वहां से यहां आना, ये चमत्कार है। और इस बीमारी पर जीत हासिल करना, इस बीमारी को मतलब दिन रात समझना, आप यकीन करें कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है बच्चे। ये मतलब मेरी दिमाग में ये बात, अभी मैं टीबी हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वाले खुश होते हैं कि मेरा लड़का सही हो रहा है धीरे धीरे। मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरे को अभी थोड़ा समय और देना है, बस फैमिली मैंने कहा आपने सुना। एक मिनट, एक मिनट। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है, जब मुझसे करना चाहते हैं इनसे एडिक्शन के बारे में, तो आप बेझिझक अपने सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने सवाल आप लोग करेंगे उतना ज्यादा हमको अवेयरनेस या ज्यादा समझ हमारी बढ़ सकती है। कोई सवाल हो आपका, कोई सवाल जो आप करना चाहेंगे। 6 मंथ, हाँ। नहीं, देखिए नहीं छोड़ता तो फिर वही एक ही रास्ता है कि दोबारा से रिस्टार्ट करना हो, दोबारा से स्टार्ट। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, बहुत सारे केसेस में होता है। आप ये समझें कि नशेबाजी कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत टफ मुश्किल चीज है। आप ये सोचें कि जो व्यक्ति अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता, समझो इस बात को, समझो कि कितना खतरनाक है कि वो दूसरे की बात मान लेगा, कितना मुश्किल है उसके लिए। एक बात ये है ना, लेकिन दोबारा रीएडमिशन ही एकमात्र रास्ता है। हम प्रयास करते हैं कि हम, देखिए, ये रिहेबिलिटेशन तो आप ये समझे दिल्ली का बेस्ट रिहेबिलिटेशन है, जहां पर आप बैठे हो ना, ये दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर का, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ आप, मैं पूरी नॉर्थ इंडिया में घूमता हूं,
मतलब मैं इतने सारे रिहैबिलिटेशन से जुड़ा हूं आज, बहुत सारे से जुड़ा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है अनुज जोहरी ड्रग एडिक्शन। डेली मेरी 4 क्लास होती है, मतलब जॉब के अलावा। ये समझे आप कि कितनी मेहनत करता हूं। और मेरा राष्ट्रपति अवार्ड कंसीडर है, इसीलिए कि मैं बहुत सारा काम कर चुका हूं। और इतने सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे स्कूल्स, कोई ऐसा स्कूल दिल्ली में नहीं, कोई ऐसा गवर्नमेंट का मंत्री नहीं है जिसने मुझे अवार्ड नहीं दिया हुआ है। आप यूट्यूब पर जाए मेरा चैनल देखें। तो जब मैं आया था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर तो मैं बहुत चीजें करवा के आ रहा हूँ। आज मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे वीडियो लिबर्टी बना दिया मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बाहर सारा बर्बाद करके आ रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। यूजिंग में भी थोड़ी गलत थी, बहुत ज्यादा। मैं नेगेटिव था बहुत। यहाँ जब आया था बहुत नेगेटिव था। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत समझाया था, छोड़ दे छोड़ दे। अपने घर वालों को गलत मानता था कि मैं सही हूँ, घर वाले मेरे गलत है। जब मेरे को यहाँ पे उन्होंने भेजा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने मुझे समझ ही नहीं आया। जब मुझे 3 महीने के बाद मेरी मीटिंग हुई, जब मुझे जाके थोड़ा बहुत समझ आया कि आज मैं नशे से दूर हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे घर वालों ने भी मुझे अच्छा करा है। मैं अपना शरीर भी देखता हूँ, इसे पे मुझे बहुत बदलाव लगता है। पहले मैं हालत मेरी खराब हो गई थी बिल्कुल ही। आज मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 6 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिए, 6 महीने मैं सर के साथ जुड़ा रहा। जो मेरे नेगेटिव विचार चलते थे, मैं सर के साथ शेयरिंग करता था। सर मेरे को शुरू कर देते थे। फिर मेरे को स्टाफ में रखा गया। एक एक दिन करते करते आज मेरे को 373 दिन हो गया है। घर वालों को कैसा लगता है? फिर मैंने यहाँ पे विश्वास कमाया बहुत। पहले मेरे पे कोई विश्वास ही नहीं करता था। फिर मैंने यहाँ विश्वास कमाया। फिर मेरे को सर से मैंने रिक्वेस्ट करी, सर मुझे थोड़ा मौका दो आगे बढ़ने का। फिर सर ने मुझे मौका दिया। फिर मैं आज बाहर जाता हूँ, अंदर बाहर जाता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ यहाँ की। सारा काम करता हूँ, जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी है, जो मेरा पोर्टफोलियो है, सारा मैं ईमानदारी से निभाता हूँ। आज मेरे घर वाले आते हैं तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा लड़का सुधर गया। बाहर जाता हूँ, अकेला भी जाता हूँ। कोई मेरी ये नहीं कि कोई साथ जा रहा हो कि मेरे पीछे उसकी नजर है कि मैं भाग जाऊं। इतना विश्वास कमा रखा मैंने कि मैं हूं आप आ जाइए। तो जो हमारी दिनचर्या है वो हमारे व्यवहार को, सोच को, बर्ताव को, आचरण को सही करती है। और बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में हैं जो हमारे को बदलती हैं, जो हमारी सोच को बदलती हैं। शुरुआत में जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं शायद उस एक प्रक्रिया में आने में उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे सब लोग सेट हो जाते हैं और मानसिकता चेंज हो जाती है, सोच पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कुछ नए लोग होंगे तो उनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या बेचैनी ज्यादा हो सकती है, या उनकी सोच अभी उतना काम अच्छा नहीं कर रही। जैसे जैसे काउंसलर काम करते रहेंगे, यहाँ काउंसलर हैं, बहुत निपुण काउंसलर, और सबको अपना अपना रोल पता है। उसके बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस लगते हैं, कभी इंफो सेक्शन लगते हैं, कभी सेमिनार सेक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, डिफरेंट बेसिस पे वी यूज टू वर्क ऑन दैट। एंड फिर अराउंड 4 हमारे दोबारा से की गए होते हैं, हम वो भी अराउंड 20 मिनट्स के करते हैं। फिर हमारे गेमिंग सेक्शन लगते हैं, रेगुलरली वी यूज टू प्ले गेम्स ओवर देयर। एंड हमारे टीवी वर्क करते हैं थोड़ी देर, हम टीवी पे हम देखते हैं। उसके बाद 6 o'clock फिर हमारे रिफ्लेक्शन शुरू होते हैं। रिफ्लेक्शन इज जस्ट लाइक दैट, जो भी हम अपना पर्सनल फीलिंग्स होते हैं तो हम अपनी उसके अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर हम रेगुलरली बेसिस पे अपनी फीलिंग्स को रखते हैं। वो हम रेगुलरली करते हैं ईच एंड एवरी डे। उसके बाद हम 7 o'clock में उसका डिनर, तिवारी डिनर करते हैं। अराउंड 8 o'clock तक हमारा डिनर चलता है तिवारी। देन उसके बाद अराउंड 8:30 हमारा फिनिश शेयरिंग का रेगुलरली बेसिस पे सेक्शन शुरू होता है।
वो 9 o'clock स्टार्ट होता है, हम 10 o'clock को चलता है, and then हमारा शूटिंग हो रही है, वो आप दोस्तों, ये जो हमारा टाइम टेबल है, सुबह जागना और इसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू होती है, ये सब हमारे उसके बाद हम अपना जो डेली रूटीन होता है उसको फॉलो करते हैं। देन वी यूज्ड टू डू सम योगा, हमारा योगा सेशन लगता है, वो हमारा 1 आवर तक चलता है, हम 8 o'clock। देन वी यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट, फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज होते हैं मील्स और कॉलेज को बनाते हैं। उसके अंदर वो असल में एक महिला होती है। वो एक महिला ये कहती है कि बहुत सारे ऐसे बिगड़े लोग हैं जो मतलब असामाजिक लोग हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, अपने परिवार को तंग करते हैं। तो उसको लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर काम कर सकती हूँ इनके साथ। ये उस फिल्म की कहानी है। तो वो जेल से 6 कैदियों को लेकर आते हैं जो बहुत ही खतरनाक कैदी होते हैं, और उन्हें गांव में रख के एक जगह रख के उनको ठीक करने का, उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करने का प्रोग्राम चलाते हैं। आप मूवी देखना। लेकिन जब वो महिला काम करती है उन अपराधियों के साथ, तो वो अपराधी बार बार अपनी प्रवृत्ति से बाज, वो महिला बड़ी दुखी होती है और अंत में वो हार भी मान लेती है कि मेरे बस की इनको ठीक करना नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई दिल से काम करता है तो भावनाएं उसके अंदर तक जाती हैं। तो अंत में जब वो महिला बहुत दुखी हो गई और उसने ये फैसला किया कि मैं नहीं करूंगी, तो उन कैदियों के अंदर रियलाइजेशन आया कि नहीं यार, ये जब महिला इतना हमारे लिए सब कुछ कर रही है, दिन रात इसने हमारे को सुधारने में, मतलब समाज की मुख्य धारा में शामिल की। उस महिला का मकसद क्या था कि इन व्यक्तियों को समाज की, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये भी कहां से उजड़ जाते हैं, ये सेल्फ से उजड़ जाते हैं, ये अपने परिवार से उजड़ जाते हैं। परिवार के सदस्य होते हुए भी ये परिवार के सदस्य, मतलब अगर मान लीजिए किसी ड्रग एडिक्ट की बहन की शादी है, तो क्या उसे कन्यादान लिखने बैठाएंगे? बताइए, जोर से बोलिए। नहीं। अब देखिए, ये बात साबित हो जाती है कि वो परिवार का सदस्य होते हुए भी किसी काम का है ही नहीं। तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, परिवार से जोड़ने के लिए और ईश्वर से जोड़ने के लिए, जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये कहां से उजड़ते हैं? सेल्फ से। ये कहां से उजड़ते हैं? परिवार से। तो उस महिला ने अंत में उन सभी को किससे जोड़ दिया? समाज से जोड़ दिया, परिवार से जोड़ दिया। मतलब समाज एक अच्छे व्यवहार, बर्ताव और समझ के व्यक्ति को अपने साथ रखता है, और अगर व्यक्ति का व्यवहार बर्ताव अच्छा ना हो तो उसे भगा देता है। तो जो 3 मेथड हैं, उन 3 मेथड में से हम यहां जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारा मॉडल है साइको मेडिको प्रोग्राम्स। और इसमें मेथड जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं टीसी प्रोग्राम। टीसी प्रोग्राम सारे लोग ध्यान से सुन लें कि टीसी प्रोग्राम, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आंख 12 हाथ में जो वो महिला काम कर रही थी उनके साथ, वो टीसी प्रोग्राम था। सेम हम ऐसा कुछ नहीं। तो टीसी प्रोग्राम में सुबह से लेके रात तक हमारे खास शेड्यूल होता है, जिसमें हम 7 बजे जागते हैं। शेड्यूल कोई बताएगा आपको? दिनचर्या, रिहैब की दिनचर्या, सुबह से रात तक लाइट ऑफ होने तक सब बता दो। मेडिको साइको का मतलब ये है कि ये फोकस जो होता है इनका, वो दवाइयों पर ज्यादा होता है, डॉक्टर्स पर ज्यादा होता है। ऐसे ही भास भी करता है।
ये क्या करते हैं, ओपीडी लगाते हैं, बहुत सारी दवाइयां देते हैं और पेशेंट को कहते हैं आप दवाइयां खाइए और काउंसलिंग करके घर जाइए। ईमानदारी से अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं बहुत गया हूं यहाँ पर, और मेरा तो जीवन डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। ये कार्य मेरे लिए कारगर नहीं हुआ और मैंने किसी को रिकवरी में आते भी नहीं देखा। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्योंकि होता क्या है कि वो बहुत सारी दवाइयां देते हैं और मरीज वो दवाइयां भी खाता है और नशा भी करता है। आप में से भी देखा होगा किसी ने, क्या किया था बताओ। फिर ऐसे हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल थेरेपी के लिए प्रोग्राम चलाया करते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम चलाए। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त भी है, मैं भी यही करता था कि वहां जाता था, पर्ची बना देते थे, पर्ची के द्वारा दवाइयाँ लेता था। दवाइयों के बाद मुझे दवाइयाँ मिल जाती थी, मेडिकल से आना शुरू कर दिया। ज्यादा नहीं, 300-400 में पर्ची बन जाती थी। पर्ची बनाओ, मेडिसिन लो, आपका काम चल रहा है। आप एक मना नहीं करता था कि दवाई नहीं देंगे या तो कुछ। आप मोमेंटली बैठो, ये काउंसलिंग करेंगे आपकी, तो आप अपनी प्रॉब्लम बताओ उनको, मेडिसिन तो आपको देंगे। ऐसा आगे से बचा देंगे वहाँ। ये सबूत है इस बात का जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे बीती है। मेरे पास इतना मैंने सफर किया है यहाँ पर कि गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स बता रहे हैं हम, हमने झेला है ये सब। ये एक मॉडल हो गया, एक मॉडल हो गया हमारा, दो हो गए, और एक है स्पिरिचुअल मॉडल, आध्यात्मिक मॉडल। जैसे शरणम गच्छामी वाले जो मेडिटेशन, विपासना, ये आध्यात्मिक तरीकों से, बुद्धम शरणम गच्छामी है, ओम शांति है, या हमारा जो नारकोटिक्स एनोनिमस का 12 कदमों का कार्यक्रम है, इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम। कितने मॉडल हो गए, 3 मॉडल। हमारे यहाँ पर हम लोग जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं, हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं साइको मेडिकल प्रोग्राम्स, जिसमें हम स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता को भी अहमियत देते हैं। हमारे यहाँ हमारी दार्शनिकता लिखी है, वो कहती है यहाँ आया हूं मैं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। टीसी एक है हमारा, टीसी जो प्रोग्राम्स है के बारे में बलबीर जी कह रहे हैं, टूल है कन्फ्रंटेशन। तो एक मेथड है हमारा टीसी प्रोग्राम, थेरापेटिक कम्युनिटी। किसी ने 2 आंख 12 हाथ फिल्म देखी है, मालिक ने, किसी ने देखी, किसी ने नहीं देखी, देखना जरूर। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का नाम है। और ये ये अमेरिका बहुत चालाक देश है, भारत वाले सीधे लोग हैं। ये अमेरिका हमारी चीजों को भी अपना बना लेता है। अब जैसे वो ये कहते हैं कि काउंसलर सबसे पहले हमारे यहाँ आए, अमेरिका कहता है, और हम क्या कह रहे हैं, भारत क्या कह रहा है। क्यों भारत क्यों कहेगा, किस आधार पे कह रहा है, बताता हूं मैं आपको, बताओ। नहीं नहीं यार, भूल जाओगे, तुम ही भूल जाओगे तो। भगवान कृष्ण ने पहली काउंसलिंग की संसार, जब अर्जुन ने हथियार फेंक दिए कि जी गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे सारा कुटुंब खड़ा है, मैं कैसे तीर, तब भगवान कृष्ण ने पहली काउंसलिंग 45 मिनट्स की है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, जो भी वहां पर खड़ा है तुम्हें उसे खत्म करना है, चाहे वो। और अमेरिका क्या कह रहा है कि पहली काउंसलिंग, और हम क्या कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सही में ताली बजा दीजिए कि हमारे यहाँ पहला काउंसलर हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं एक टीसी प्रोग्राम है, थेरेपेटिक कम्युनिटी। वो 2 आंखें 12 हाथ फिल्म के अंदर अमेरिका ने एक डेट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया, और वहां पे टीसी प्रोग्राम चला। टीसी प्रोग्राम किससे मिलता जुलता है, 2 आंख 12 हाथ फिल्म जब आप देखेंगे तो उसमें 2 आंख 12 हाथ में आपने शाहदरा देखा होगा, शाहदरा मेंटल हॉस्पिटल की बात जिसको हम कहते हैं।
ये मेडिको साइको प्रोग्राम चलाते हैं। या और कहां पर होता है आपको पता है? नशा मुक्ति का एम्स में होता है। एम्स गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के लिए नशा मुक्ति के लिए सरकारी जो सिस्टम काम करता है वो करता है हापुड़ चुंगी गाजियाबाद एम्स का। इसको भी हम मेडिको साइको प्रोग्राम्स कहते हैं। अच्छा, एक तो ये प्रोग्राम्स है, और ये जो हम चलाते हैं ये साइको मेडिकल प्रोग्राम्स है। मतलब मेडिकल का हम कम से कम दवाइयों का। जोरदार तालियां मैडम आ गई है हमारी मनीषा मैडम। और मनीषा मैडम का बता दूं कि मनीषा मैडम अभी हमारी काउंसलर हैं मैडम। और किस टाइम में आपको मुझे अशोक आ रहे हो आप? मैं एक बार आपको कंटिन्यू हो चलिए। और एम्स सारे लोग याद रखें, एम्स होने के बाद उसी समय से मैं नवज्योति में काम करता रहा एज ए काउंसलर, एज ए पीयर सपोर्ट काउंसलर में काम करता हूँ। और पीयर सपोर्ट काउंसलर काम करते हुए मुझे मतलब 30 साल 6 महीने और 18 दिन हो गए हैं आज, जब मैं पहले इलाज में आया था। और मुझे नहीं पता था कि बीमारी नशा एक बीमारी है। और जब मुझे ये बहुत अच्छे से पता लगा कि नशा एक बीमारी है और मैं ठीक हो सकता हूँ, ये मुझे रिहैब में पता लगा। और ये जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, ये जो बलवीर जी बैठे हैं ना, ये एक्सपर्ट हैं। एक यहाँ खास प्रोग्राम चलता है जिसको हम टीसी प्रोग्राम कहते हैं, थेरापेटिक कम्युनिटी। कोई बताएगा आप में से टीसी की कोई चीज बता सकता है? कन्फ्रंटेशन बता सकता है कोई आप में से? बता दीजिए। देखिए, हमारे टीसी प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। हम कैसे दूसरे को जान सकते हैं और अपने को बता सकते हैं। कन्फ्रंटेशन मतलब जवाबदेही। हमारी यहाँ पर कन्फ्रंटेशन चलती है। आपकी कन्फ्रंटेशन कितनी कन्फ्रंटेशन देते हैं? 15 कन्फ्रंटेशन। मतलब कन्फ्रंटेशन थोड़ा बता दीजिए, कन्फ्रंटेशन क्या है? ये माइक दे दो। बैर होना किसी का किसे हम चले रास्ते से भूल कर भी कोई इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम सोचे हमें क्या, हम ये सोचे जीवन मधुबन हम चले आपका बोझ मांगा
हमारे बन गया है। मैं स्कूल के जो भी मैडम है प्लीज एक बार आ जाएं और अपना परिचय थोड़ा सा दे दें। कोई मैडम आ जाए प्लीज। और इसके बाद मैं परिचय दूंगा कि एक बार मैं भी नर्सिंग की, मैंने सोचा था कि मैं भी नर्सिंग कोर्स कर लूं और मैंने एडमिशन भी लिया होली फैमिली में, लेकिन नशे के कारण मुझे ड्रॉप आउट होना पड़ा। तो वो भी मैं कहानी अभी सुना दूंगा आपको आज ही। थैंक यू। अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टूडेंट कौन से हैं, क्या कर रहे हैं, बस अपने बारे में। बैठिए मैडम। हम लोग ITSI कॉलेज में आए हैं। हमारे कॉलेज में नाम लोग हैं और ये हमारे सारे GNM के और ANM के स्टूडेंट हैं। ये सब नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। तो ये इनका सिलेबस है कि इन्हें फील्ड विजिट करनी है नशा मुक्ति केंद्र में। कि हम लोगों का ऐसा है कि यहाँ पर भी नर्सिंग की जरूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें गाइड करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि आगे इनको फर्दर अगर प्रोसीड करना पड़े, कि जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो ये लोग कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो हम लोग इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे कि आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, बात करें। और ये किस साल के बच्चे मैडम? ये सेकेंड ईयर, ये GNM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, व्हाइट ड्रेस वाले। और वो ANM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो घर की ड्रेस में। कुछ एडमिशन के बारे में बता सकती हैं क्योंकि मुझे भी अगर कभी करना हो किसी को कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या जरूरत होती है, अगर ये भी कभी इनमें से कोई करना चाहे जैसे। अगर आप लोग भी कोई ऐसे चाहते हैं करना तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। ये GNM भी, ANM सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, GNM बॉयज भी कर सकते हैं। और इसमें स्ट्रीम का भी कोई नहीं होता, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए और मैथ में साइंस होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसे कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए। और 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। तो इसमें हम GNM में एडमिशन दे आप GNM और ANM का फुल क्या होता है? GNM का जनरल प्रिपरेटरी नर्स, ANM का ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी नर्स। और तो कोई डाउट? अभी कैसा सवाल हुआ? ये करके नहीं वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, पक्के ऐसा कुछ नहीं। ये जी। अभी ANM के बच्चे हैं ना, वो फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो न्यू स्टूडेंट्स हैं। और ये GNM वाले हैं, 1 साल एक्सपीरियंस हो गया इन्हें, पूरा 1 साल इन्होंने हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करी है। तो इन्हें काफी कुछ, मतलब बहुत कुछ आता है, सब कुछ ही आ गया अब तो इन्हें, ऐसा है। अगर आप लोग इससे भी कुछ पूछना चाहते तो ये लोग आपको बता जी देंगे। हम लास्ट में आएंगे, इसी पर भी आएंगे हाँ। हम। थैंक यू मैडम, और शुक्रिया मैडम, थैंक यू। और देखिए हम बताना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे, सभी में ये क्यूरियोसिटी हो सकती है कि हम आपको परिवर्तन के बारे में बताएं। परिवर्तन एक सामाजिक संस्था है जिसकी शुरुआत 2002 में मिस्टर विजेंद्र लाखड़ा, जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की, और उनका ये सपना था कि एक NGO हो जहां पर मैं बहुत स्पेशल कुछ ऐसा करे जो नशा मुक्ति में बहुत कारगर हो। और 2002 में उन्होंने एक जमीन किराए पर लेकर इस संस्था की शुरुआत की 2002 में। लेकिन उसी समय से उनका ये सपना भी रहा कि मुझे अपनी जगह पर एक सेंटर बनाना है, अपनी जगह लेनी है, एक अपनी बिल्डिंग बनानी है। ये वाला सपना किसी ने भी दिल्ली में नहीं देखा। लोगों ने नशा मुक्ति शुरू तो किया, लेकिन अपनी जमीन हो, अपनी बिल्डिंग हो, अपना एक सिस्टम हो, ये शायद विजेंद्र लाखड़ा जी को अलग करती है, सब नशा मुक्ति से जुदा करती है।
क्योंकि उसने उन्होंने बहुत ही बड़ा सोचा और अलग सोचा। और ये संस्था 2002 से, मतलब रिकवरी रेट अगर इसकी बात करें, रिकवरी रेट डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति हमारे पास कितना रुकता है, पूरा इलाज में आता है नहीं आता है। जैसे टीबी का कोई इलाज कराता है कोई पेशेंट, और अगर वो ड्रॉप आउट हो जाता है बीच में, तो फिर टीबी की दवाई को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर वो रिलैप्स हो जाता है या बीमारी ठीक नहीं होती, तो उसको दोष नहीं दे सकते। ऐसे ही हमारे यहाँ जितने भी लोग भर्ती होते हैं, कोर्स में पूरा चलते हैं तो रिजल्ट अलग आते हैं, और नहीं चलते तो रिजल्ट अलग आते हैं। तो हमारी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही निपुण टीम काम करती है। जैसे मैं अभी यहाँ की बात करूं तो बलवीर जी, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास तकरीबन 5 तो डॉक्टर्स हैं। ये थोड़ी सी information आप दे दें बलवीर। हाँ जी। नमस्कार सर। जैसे अनुज जी ने बताया कि यहाँ डॉक्टरों का भी आनंद ठीक है, नो वैकेंसी नो फ्यूचर, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। लोगों को हमें मिलेगा कि और मिलेगा, सारी सुविधा नहीं मिलती है। और इसमें लोग भी का किसी को तकलीफ, किसी को हस्ती का देख देखता तो मैं भी हूँ, पर मेरा काम ये फ्लोर में देखता हूँ। अब क्योंकि वो अब मेरी उम्र 15 साल थी, तो मैं भी कभी ऐसे ही बैठा था जैसे ये लोग बैठे हैं। और मतलब माँ बाप से बड़ा प्यार मिला। हम 9 बहन भाई थे, चांदनी चौक में हम रहते थे। और स्कूल तो गया ही नहीं मैं कभी भी, क्योंकि मुझे फीड्स पढ़ते थे बचपन में, तो हाँ मैं स्कूल नहीं गया कभी, मैंने स्कूल देखा ही नहीं। जब तक फीड्स ठीक हुए तो फिर उम्र निकल गई। तो फिर भी मुझे क्रिकेट का बड़ा जुनून था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और मैं क्रिकेट खेलता था। और 88 में पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप था, तो मेरा सपना था कि मैं खेलूं, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा था कि कुछ ऐसा माहौल था क्रिकेट का। और मेरे साथ के 2 लड़के अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले 88 में, 1988 में। मैं नहीं खेला क्योंकि मैं नशे में चला गया। कुछ प्रॉब्लम्स रही, चाहे वो पढ़ाई की इंफिनिटी कॉम्प्लेक्सेस रहे, नशे में चला गया। और नशे में जाने के बाद फिर तो जीवन डिस्ट्रॉय, खत्म ही हो गया। बहन भाइयों ने कुछ साथ दिए, आप सभी को बताता रहता हूं मैं, और जीवन लग रहा था समाप्त हो गया। क्योंकि पापा कहते रहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बेटे ने नशा नहीं छोड़ा, पापा ने दुनिया छोड़ दी। अब कुछ दिखता नहीं था आगे। बहनों की शादी हो गई, अपने घर चली गई, भाइयों की शादी हो गई, अपनी अपनी गृहस्थी में हो गए। अब मेरी मम्मी और मैं, अच्छा मेरी मम्मी ने ये सोचा कि इसकी शादी कर दो, तो शायद, क्योंकि हमारी मम्मी का भारत में होता ही ऐसे है, जब बच्चा बिगड़ जाता है तो इस सोचते शादी कर दो तो ठीक हो जाए। हमारी मम्मी ने भी चोरी चोरी, मतलब एक फटा हुआ नोट मार्केट में चला दिया। और वो कहानी सुनाता हूँ ना मैं आपको, कि मैं तो फटा हुआ नोट था और मेरी मम्मी ने चालाकी से, मैं उनको भी नहीं देता दोष, उनको भी ये लग रहा था कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप एडिक्शन को समझ पाए, आप बीमारी को समझ पाए। मेरी बीमारी, इनकी बीमारी सब एक जैसी है। मेरी फैमिली का जो रवैया था, जो बर्ताव था, जो व्यवहार था, ये सभी की फैमिलीज का होता है, मेरी मम्मी का नहीं था। मेरी मम्मी ने शादी कर दी, और जब बाद में 1 महीने में सारा कुछ पता लग गया, फिर वही कह रहे थे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हें पता था जब तुम्हारा बेटा ऐसा है तो तुमने, नहीं सीधी सी बात है, देखो यही होना था। और बस मेरी मम्मी के पास गलतियों की वो बहू को समझा रही थी कि अब दोनों मिलके संभालेंगे इसको। पहले मेरी मम्मी तकलीफ में थी, तुम्हारा बेटा गर्क हो, सत्यानाश जाए।
देखो, असल में बिलोंग हम राजस्थान से करते हैं और चांदनी चौक में हम बहुत दिन से रहते हैं। और तो वहाँ की जो एक परंपरा ट्रेडिशन है वो इस तरीके से ही बात करते पुराने। तो वो ये कहते थे, अब मेरी वाइफ के जो घर वाले थे वो तो यही कहते थे, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, तुम्हारा सत्य, कि तुम्हारे को पता था जब तुम्हारा नोट, अब ये तो वैसे है ना, किसी दुकानदार को आप 1,000 का नोट दे दो, तुमको पता है ये फटा हुआ है और चालाकी से तुम चला दो। तो मेरी माँ ने भी, देखिए ड्रग एडिक्ट के माँ बाप ऐसे हो जाते हैं कि वो अपना फायदा देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी शायद उन्हें वो एहसास, शायद इंसान ऐसा होता है, शायद जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके घर वाले ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार किसी भी तरीके से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मतलब मेरी मम्मी कोई बुरी नहीं थी, पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन जब बेटे की सवाल आया तो उसने उन्होंने और ये सोचा होगा शायद वो आएगी तो ठीक हो जाएगा। उनको बड़ा बिलीव था कि अगर शादी हो जाएगी तो ये, और यकीन करें शादी का मुझे मतलब पता ही नहीं था यार कि मतलब परिवार ये वो सब। अब शादी हो गई, फिर सफर होता रहा। पापा एक्सपायर हो गए थे, पापा निकल लिए, फिर बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। उन्होंने बहुत सारे जतन किए, बहुत सारे तरीके अपनाए और मैं 38 टाइम भर्ती हुआ, लेकिन मेरा नशा छूटा नहीं। लास्ट में 18 अप्रैल 1995, 17 अप्रैल 1995 को मैडम किरण बेदी एक नशा मुक्ति केंद्र चलाती थी, अगर आपको पता हो। किसी को पता है आप में से? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? मैडम किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस, फर्स्ट वुमेन आईपीएस, मैडम किरण बेदी। जब वो डीसीपी नॉर्थ थी तो उनको लगा कि यार हम तो क्राइम रोकने के लिए, लेकिन क्राइम रोके कैसे? ये तो लोग जो नशा करने वाले हैं ये क्राइम करते हैं। अच्छा, उनकी उनकी समझ ये थी कि ये मतलब क्रिमिनल नहीं है, ये तो ड्रग एडिक्ट हैं, ये तो परिवार के बच्चे हैं, लेकिन नशे के कारण इनको क्राइम करना पड़ता है। तो पुलिस ने सोचा अगर इनको हम बंद कर देंगे तो इनकी तो लाइफ और खराब हो जाएगी, तो क्यों ना रिहैबिलिटेशन की शुरुआत करें। तब मैडम ने 1987 में नशा मुक्ति की शुरुआत दिल्ली में शुरू हुआ, नशा मुक्ति केंद्र का रिहैबिलिटेशन। और पहले बैच में ही मैं एडमिट था, पहले भी मैं एडमिट होता रहा था, लेकिन वहां डिटॉक्सिफिकेशन था। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह होता है जो सरकार प्रोग्राम चलाती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का चलाती है, 10 दिन 15 दिन और 1 महीने का इलाज, बस उसके बाद घर चले जाओ। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि हम 6 महीने तक सीखते हैं, प्रोग्राम में रहते हैं, अपनी रिकवरी को मजबूत करते हैं। काउंसलिंग, योगा, मेडिटेशन और एलोपैथिक मेडिसिन के माध्यम से हम लोग ठीक होते हैं, रिकवर होते हैं। तो ये प्रोग्राम था, मैं वहां पर रहा और वहां पे रह के फिर मुझे लगा कि यार जीवन तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, सपने तो बहुत सारे थे। वहां से मैंने फिर पढ़ाई शुरू की दोबारा से। मैं प्रौढ़ शिक्षा में गया, जहां पर वो पढ़ते हैं, बड़े लोग पढ़ते हैं। बलवीर जी, बलवीर जी आप सुन रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, वहां मैंने पढ़ाई की, फिर मेरे को लगा कि यार मैं ना 10वीं पास कर सकता हूँ ऊपर से। फिर मैंने 10वीं पास की, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया संगीत में। यार मुझे कर रहे हैं तो आप कर ही लो जो कर रहे हैं। फिर मैं ये सब मैडम किरण बेदी मुझे करवा रही, मेरे को ख्वाब मेरी थी, उम्मीदें मेरी जगी वहां पर। फिर काउंसलिंग में डिप्लोमा किया मैंने, यूनाइटेड नेशन ने मुझे कराया ये डिप्लोमा स्पेशल केस के तौर पर, कि ये व्यक्ति को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेहतर हो सकता है संदेश देने के लिए, कि दूसरों के लिए प्रेरणा हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशन से मैंने काउंसलिंग में डिप्लोमा किया। और गॉड ग्रेस की जब कोई नेक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो ऊपर वाला भी उसको तोहफे देता है और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं आरबीटीबी हॉस्पिटल सुना है आपने? किसी ने सुना है आरबीटीबी? आपको पता होना चाहिए, राजन बाबू
ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल। ये भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल है। सब बच्चे ध्यान से सुन लें। राजन बाबू, डॉक्टर राजन बाबू को जानते हैं आप? कोई जानता है तो हाथ खड़ा करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले, ऐसा मत करो बच्चों। और जो हमारा संविधान बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन 13 कमेटियों के अध्यक्ष भी थे। जो संविधान बनाने के लिए कमेटियां बनी थी, कितनी कमेटी? 13। और उन 13 कमेटियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको टीबी हॉस्पिटल उन्हीं के नाम से, जो किंग्सवे कैंप में है, और मैं वहां पर जॉब करता हूं। मेरी रिकॉर्ड में जॉब है। मतलब ये जिंदगी देखिए कहां से कैसे पलटती है और कितना चमत्कार हो सकता है। और वहां पर वहां पर जॉब करते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। और जब मैं एडिक्शन में था तो मेरी मेरी वाइफ ये कहती थी, क्योंकि एक बच्ची हो गई थी, तो वो ये सोचती थी कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का है नहीं, तो बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, कैसे कुछ होगा। लेकिन आज उस बच्ची को आप देखेंगे तो वो बहुत खुश है। उसने, मेरी 2 बच्ची हैं और एक बेटा है। दोनों बच्चियां मेरे डीपीएस में पढ़ेंगी और दोनों ही सेट हो गई हैं। और दोनों ही बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को, दोनों की शादी हो गई और दोनों के बच्चे हो गए। अल्कोहल, अल्कोहलिक एनोनिमस, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, देखिए मैं बता दूं कि 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं विश्व के अंदर, और ये पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अल्कोहलिक एनोनिमस। 10 जून, सारे लोग नोट कर लीजिए, 10 जून 1935 को अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत हुई। एक डॉक्टर बिल और बॉब थे, 2 लोग थे, और उन्हें शराब की प्रॉब्लम थी और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग थे। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना मैं एक ऐसा आदमी अगर ढूंढ लूं, मैं जब भी छोड़ता हूं दोबारा पी लेता हूं, तो क्यों ना मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ लूं जो मेरे जैसा हो, जिसको नशे पर जीत हासिल करनी है। तो वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमे और उन्होंने एक व्यक्ति, ये 2 लोग हो गए, और 2 लोग के बाद फिर इन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया, और वो अल्कोहलिक एनोनिमस आज तक, और धरती का एक कोना ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को, धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है, विवेक जी मैं सही कह रहा हूं, जहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई फीस नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता है, बस हमें नियमित मिलना होता है। जैसे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुनाई नहीं देता, या तो ऐसे गूंगे बहरों का जो ग्रुप होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं। ऐसे ही हमारा भी ग्रुप है। अगर हम इस ग्रुप में रहेंगे तो हमेशा नशे से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। सावधानी हटी, हलवा पूड़ी बटी। मतलब अगर हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हम रिलैक्स। तो हमारा इस ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है, इसी को हम अल्कोहलिक एनोनिमस कहते हैं। और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस होता है। और 1953 में, 1953 में नारकोटिक्स एनोनिमस के ग्रुप की भी शुरुआत हो गई। ऐसे लोग जो सिंथेटिक्स नशे करते हैं, जैसे स्मैक, अफीम, चरस, गांजा। और मेरी अगर बात करें तो मैंने लास्ट जो किया था वो सांप का डंक भी मैंने लगवाया था, और वो इसलिए लगवाया था कि मुझे जीना नहीं था। लेकिन मैं मरा नहीं, मतलब 3 दिन बाद फिर मैं, और फिर मुझे एक आदत ही हो गई कि मुझे सांप का डंक ही ठीक है। जीवन तो बचा ही नहीं था, जीना तो था ही नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, कोई बैठा के राजी भी नहीं था। बहनें भी ये कहती थी कि भाई तो हमसे पैसे ले लिया कल हमारे घर पे। तो वहां से जो वापसी कराई मुझे नारकोटिक्स अनोनिमस